नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल तैयारी में। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। भारतीय जलवायु की दोस्तों बात कर रहे थे, और तो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया कि भारत की जो जलवायु है उसे आप किस प्रकार से किन किन कारकों के आधार पर अध्ययन करेंगे, भारत की जलवायु को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं वो सारे मैंने आपको समझाए। भारत की जलवायु का जो अध्ययन करेंगे हम ऋतुओं के आधार पर करेंगे। तो मैंने 4 ऋतुएं आपको बताई थी: शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, दक्षिण पश्चिम आगे बढ़ता हुआ मानसून और उत्तर पूर्वी लौटता हुआ मानसून। तो बारी बारी से अपन सबकी चर्चा करते हैं। पहले मैं शीत ऋतु वाला पोर्शन लूंगा। तो देखिए सबसे पहले आप देखिए शीत ऋतु। देखिए शीत ऋतु का मैंने जो आपको समय बताया वो बताया दिसंबर से फरवरी तक, है ना। देखिए इस स्थिति में होता क्या है एक्चुअली। देखिए अगर अपन इस चित्र को ध्यान से देखें, ये चित्र बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। बार बार इसी को दिमाग में रखना तो काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए पृथ्वी जब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है, ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध, है ना। मैंने आपसे कहा था जो गोलार्ध सूर्य के बिल्कुल सामने रहता है वहां पर गर्मी पड़ती है, जबकि जो गोलार्ध पीछे की तरफ चला गया है वहां पर सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ पाती हैं। इस वजह से वहां पर ठंड रहती है। शीत ऋतु में पृथ्वी की स्थिति कुछ होती है ऐसी: जब उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के बिल्कुल सामने है, दक्षिणी गोलार्ध में तो पड़ रही है भीषण गर्मी, जबकि उत्तरी गोलार्ध जो सूर्य के सामने नहीं है वहां पर पड़ रही है ठंड। बात समझ रहे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, हम भारत की बात। देखिए भारत जो है वो मैंने आपसे कहा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है ना। और उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने के कारण जब ये दिसंबर माह में, लगभग दिसंबर जनवरी माह में कुछ इस तरह की स्थिति होती है, सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध पर तो सीधी पड़ रही हैं, पर उत्तरी गोलार्ध उस समय भीषण ठंड की चपेट। बात समझ रहे। तो भारत में भी सर्दी खूब पड़ती है, खास कर दिसंबर वाले महीने में, जनवरी वाले महीने में हमारे यहाँ पे काफी ठंड पड़ती है। इस ठंड के कारण क्या होता है, ठीक है, भारत से आप और ऊपर जाएंगे तो आपको एक अक्षांश मिलेगा 66.5 डिग्री। 66.5 डिग्री ये रूस, साइबेरिया इन इलाकों से गुजरता है। यहाँ पे पड़ती है बहुत ही भयंकर ठंड। इतनी ठंड पड़ती है कि यहाँ पर तापमान माइनस में चला जाता है, -5, -10 इस तरीके से। और बर्फबारी होती है। बर्फबारी समझते हैं ना, हिमपात, जब एकदम महीन महीन रुई की तरह बर्फ जो है नीचे गिरती है। इस कारण क्या होता है, भारत के ऊपर यहाँ इस पूरे क्षेत्र में बर्फबारी के कारण एक हाई प्रेशर जोन बन जाता है। ठंड होगी तो हाई प्रेशर बनेगा। इतनी बर्फीली हवाएं होती हैं ये, और ये हाई प्रेशर वाली जो हवाएं हैं ये हमेशा लो प्रेशर की तरफ भागती। हाई प्रेशर पवन जो होती है ना, पवन पवन हमेशा कहां से कहां चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। बात समझ रहे। पवन हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये हाई प्रेशर की जो पवनें हैं ये भागती हैं और नीचे की तरफ। इनको कहां जाना है, इनको भूमध्य रेखा की तरफ जाना है, इनको जाना है 0 डिग्री की तरफ। बात समझ रहे। तो ये आती हैं मध्य एशिया में, चीन में, है ना। आप इस तरफ जाओगे यहाँ पे, जहाँ पे किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान ये देश हैं, इवन आगे तुर्की तक, ये हवाएं इतनी ठंड करती हैं कि आप समझिए कि बर्फबारी कई महीनों तक चलती है। बात समझिए, कई महीनों तक गलत नहीं बोल दिया मैंने, कई दिनों तक यहाँ पर बर्फबारी होती है, महीने नहीं दिनों तक। ऐसे में ये ठंडी हवाएं भारत भी पहुंचती है, पर भारत में इन हवाओं के सामने दीवार बन के खड़ा है हिमालय पर्वतमाला। बात समझ रहे हैं। तो ये ठंडी हवाएं यहाँ आती तो हैं, परंतु भारत की इस मुख्य भूमि में प्रवेश नहीं कर पाती। हिमालय पर्वतमाला इन ठंडी हवाओं को रोक लेता है। परंतु इन ठंडी हवाओं के कारण ये भारत की जो हिमालय की श्रेणियां हैं, हिमालय में जो घाटियां हैं, यहां पर जरूर ठंड बढ़ जाती है। यहां पर जब ठंड पड़ जाती है तो आप देखेंगे हमारा ये कश्मीर घाटी है, इधर जाओगे कुल्लू कांगड़ा घाटियां हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पर जो हिमालयी सतह है, यहाँ पर जाओगे तो आपका ये सिक्किम में जो इलाके हैं, है ना, ऊंचे इलाके हैं उस तरफ नॉर्थ ईस्ट के अंदर, तो यहाँ पर इतनी ठंड पड़ती है कि यहाँ की जो चोटियां हैं और जो पर्वतों की घाटियां हैं वहां पर हिमपात हो जाता है, बर्फ गिर जाती है। इस वजह से इन भारत में के इन क्षेत्रों का, ये पहाड़ी क्षेत्रों का तापमान जो है वो 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। बात समझ रहे। अब इसके कंपेरेटिवली आप भारत के इस मैदानी क्षेत्र की बात करो, ये भारत का मैदानी क्षेत्र है। बात समझ रहे। इस मैदानी क्षेत्र के अंदर जो है पड़ तो ठंड रही है, उसमें कोई डाउट नहीं है, परंतु यहाँ पे तापमान जो है वो 5 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच। वापस बोल रहा हूँ, इन उत्तरी पहाड़ी भागों में तो क्या हुआ, तापमान कितना चला गया, 0 डिग्री से नीचे।
जबकि निचले मैदानी भागों में तापमान कितना है, 5 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस। कंपैरेटिवली यहां पर एक हाई प्रेशर है, जबकि इन मैदानी क्षेत्रों में एक लो प्रेशर। ठंड तो दोनों जगह है, पर अगर अपन दोनों तापमानों की तुलना करें तो 0 डिग्री ज्यादा ठंडा होगा 15 डिग्री के मुकाबले। तो इन पहाड़ी ढलानों से ठंडी हवाएं नीचे की तरफ उतरती, इन पहाड़ी ढलानों से ठंडी हवाएं जो है वो नीचे की तरफ उतरती हैं, और ये ठंडी हवाएं जब ये नीचे आती हैं इन मैदानी भागों में भी ये ठंड बढ़ा देती हैं। इन ठंडी हवाओं को कहा जाता है शीतलहर। शीतलहर क्या है, कभी पूछे शीतलहर। शीत ऋतु के अंदर भारत के उत्तरी पहाड़ी भागों में जब बर्फबारी होती है तो उन पर्वतीय घाटियों से ठंडी पवनें नीचे मैदानों की तरफ उतरती हैं। इन ठंडी पवनों को ही स्थानीय भाषा में अपन क्या कहते हैं, शीतलहर कहते हैं। याद रह जाएगा, कई बार अखबार में पढ़ा होगा। कश्मीर घाटी में बर्फ गिरी बर्फ, अगले 3-4 दिन में राजस्थान में ठंड बढ़ने की आशंका। अरे भाई, बर्फ तो वहां गिरी है तो हमारी ठंड क्यों बढ़ेगी, क्योंकि वो ठंडी हवाएं जो है नीचे मैदानों की तरफ उतरेंगी। बात समझ रहे। कई बार क्या होता है, रात्रि के अंदर, रात को ये शीतलहर आ जाती, ठंडी हवाएं नीचे मैदानों में आ जाती। तो मैदानों के अंदर जो भी कई स्थानों पर खेत वगैरह के चारों तरफ होता है, खेत की नालियां होती हैं, फसलों के ऊपर पानी घिरा हुआ होता है, फसलों की पत्तियों के ऊपर पानी घिरा हुआ होता है, तो ये हवा इतनी ठंडी होती है कि इस पानी को जमा देती है। मैदानी क्षेत्रों में जब ये पानी जम जाता है रात के समय, तब इस घटना को बोलते हैं पाला पड़ना। पाला पड़ना क्या है, रात्रि के समय खेतों में या मैदानों में पेड़ पौधों की पत्तियों पर जमा हुआ पानी जब बर्फ में बदल जाता है, तब उसी घटना को अपन क्या बोलते हैं, पाला पड़ना। शीतलहर बता दिया, पाला पड़ना बता दिया। अब देखो इधर एक और घटना होती है, थोड़ा सा मैं इसको साफ कर लेता हूं। देखिए, अभी मैंने आपसे बात करी कि ये भारत के उत्तर में एक बड़ी सी हिमालय पर्वतमाला है। इधर काराकोरम है, हाँ यूं नहीं आप समझोगे यहाँ से क्यों नहीं आ सकती, इधर काराकोरम पर्वतमाला। तो यहाँ से आने के बाद ये ठंडी हवाएं जो है हिमालय पर्वतमाला इनको रोक लेती है। इनमें से कुछ पवनें तो क्या होती है, ईस्ट की तरफ चली जाती है, और कुछ पवनें जो है इधर वेस्ट की तरफ चली जाती है। भारत से आप काफी दूर जाएंगे तो वो काफी दूरी पर आपको एक महासागर, एक सागर देखने को मिलेगा, जिसे बोलते हैं भूमध्य सागर। देखिए, भूमध्य सागर जो है ये साल भर जो है इसका तापमान सर्दियों वाला नहीं होता है, गर्मियों वाला ही रहता है। मतलब यहाँ का तापमान जो है वो आप देखेंगे तो 21 डिग्री सेल्सियस से लगभग 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है, ये भूमध्य सागर का जो आसपास का तापमान है। तो आप देखें कि ये तो एकदम ठंडी हवाएं हैं, जिनका तापमान ऑलमोस्ट 0 डिग्री सेल्सियस 5 डिग्री सेल्सियस के करीबन है, और इनको चाहिए गर्म, यानी कि लो प्रेशर चाहिए। तो भारत ने तो इनको रोक दिया, आगे जाने नहीं दिया। तो ये क्या करती है ठंडी हवाएं, ये घूम के सीधी पहुंच जाती है भूमध्य सागर। ये जो ठंडी हवाएं आई थी, ये ठंडी हवाएं कहाँ चली जाती हैं, भूमध्य सागर पर चली जाती। देखो, जब कभी भी हाई प्रेशर और लो प्रेशर की हवाएं आपस में टकराती है ना, तो ये हाई प्रेशर की हवाएं जो है इसके चारों तरफ घूमना शुरू कर देती, लो प्रेशर के चारों तरफ घूमना शुरू कर देती है। इससे चक्रवातों का निर्माण होता है। इससे क्या होता है, चक्रवातों का निर्माण होता है। ऐसा ही करती हैं ये ठंडी हवाएं, ये भूमध्य सागर पर पहुंचती हैं और यहाँ पर ऐसे गोल गोल घूमना शुरू कर देती है। ये गोल गोल घूम के क्या करती है, यहाँ पे डिस्टरबेंस कर देती है। इसी डिस्टरबेंस को बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ। क्या बोलते हैं, पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टरबेंस। क्या बोलते हैं, वेस्टर्न डिस्टरबेंस। वास्तव में क्या होता है, ये पश्चिमी विक्षोभ जो है ये एक प्रकार का चक्रवात होता है। चक्रवात समझते हैं ना आप, तूफान टाइप, साइक्लोन, एक प्रकार का चक्रवात। अब ये चक्रवात क्या होता है, धीरे धीरे अब ये वापस पूर्व की तरफ ही आगे बढ़ता है। रास्ते में क्या है कि कोई भी ऐसी बड़ी पर्वतमाला नहीं है जो इसको रोक सके, तो ये बेझिझक बेधड़क आगे आता है और सीधा भारत के अंदर एंट्री करता है। पाकिस्तान, भारत, पाकिस्तान में भी कुछ पर्वत श्रेणियां हैं जो इसके रास्ते में स्थित है, किरथर है, सुलेमान है। भारत में भी कुछ पर्वत श्रेणियां जैसे पीर पंजाल है, यहाँ अरावली है, ये क्या इसके रास्ते में एक दीवार बन के खड़े हैं। बात समझ रहे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये यहाँ से आने वाली ठंडी हवाएं जो है
ये सीधा यहाँ पहुंचती है और भारत के इन उत्तर पश्चिमी भागों के अंदर यहाँ पर ये बारिश करती। तो ये शीत ऋतु की जो वर्षा होती है ना, शीत ऋतु की जो ये वर्षा हो रही है, इसे स्थानीय भाषा में अपन कहते हैं मावट। क्या कहते हैं? मावट। मावट का एक नाम और है गोल्डन ड्रॉप। एक नाम और क्या है? गोल्डन ड्रॉप्स। ये रबी की फसल को, रबी की फसल खास करके गेहूं को ये बहुत फायदा पहुंचाती है। अगर ठीक मात्रा में हो तो रबी की फसल खास करके गेहूं को ये बहुत फायदा पहुंचाती है। बात समझ रहे? तो याद रखना, मावट किस कारण से होती है? भूमध्य सागर पर बनने वाले एक निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण होती है ना। ओके, तो आपने शीतलहर समझा, पाला पड़ना समझा, आपने मावट समझा। ये सब चीजें आपको क्या किस में करनी है? शीत ऋतु में करनी है। अगला देखिए, मैं आपको आगे भी समझा देता हूं। अगली जो ऋतु अपन करेंगे वो है ग्रीष्म ऋतु। देखिए, ग्रीष्म ऋतु का जो समय है वो है मार्च से लेके जून जुलाई तक। मार्च से लेके जून जुलाई तक, ठीक है। ये क्या है? ग्रीष्म ऋतु। देखिए, ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, एक तो अपनी डेट है 14 जनवरी। 14 जनवरी को अपन मनाते हैं मकर संक्रांति। देखो, अभी मैंने आपको एक चित्र बना के बताया था ना, ये वाला, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि ये वाली स्थिति जो है ये लगभग हमारी जनवरी की स्थिति है, जब दक्षिणी गोलार्ध पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ रही है। पर धीरे धीरे पृथ्वी क्या जब आगे बढ़ती है, खासकर जब 14 जनवरी का दिन आता, तो सूर्य की किरणें अब क्या होता है, अब उत्तरी गोलार्ध पर सीधी पड़नी शुरू होती है और दक्षिणी गोलार्ध पर तिरछी पड़नी शुरू होती है। धीरे धीरे आप देखें तो पृथ्वी इस स्थिति में आ गई जब उत्तरी गोलार्ध अब सूर्य के सामने बिल्कुल सीधा हो गया है, पर दक्षिणी गोलार्ध पर सूर्य की किरणें अब तिरछी पड़ रही। 14 जनवरी के बाद ये बदलाव आता है, बदलाव कोई संक्रांत बोलते हैं। और क्योंकि सूर्य इस समय मकर राशि में जब पहली बार प्रवेश करता है, तब सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध पर सीधा पड़ना शुरू होती है, इसलिए अपन इसको मकर संक्रांति बोल देते हैं। तो 14 जनवरी के बाद क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध के अंदर क्या होता है, गर्मी बढ़नी शुरू होती है। और धीरे धीरे जैसे अप्रैल और मई के महीने आते तब गर्मी अपने चरम पर होती। बात समझ रहे? जब अप्रैल मई का महीना आता है, जून के महीने आते हैं, उस समय भारत का जो ये मध्यवर्ती भाग है, ये वाला मैदानी भाग, यहां पर इतनी ज्यादा तेज गर्मी पड़ती है कि यहां पर एक निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। कैसा क्षेत्र बन जाता है? निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। इसे बोला जाता है ITCZ, अंत विषुवतीय निम्न वायुदाब क्षेत्र। आप समझ रहे हैं? अंत विषुवतीय निम्न वायुदाब क्षेत्र, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये क्या होता है ITCZ? देखो, जिस स्थान पर पृथ्वी पर सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है ना, सबसे ज्यादा गर्मी बढ़ती है, वहां पर इस प्रकार का ये ITCZ बनता है, ठीक है। वैसे ये ITCZ हमेशा कहां होता है? ये हमेशा 0 डिग्री के पास में होता है। परंतु जब भारत पर बहुत तेज गर्मियां पड़ती है ना, तो ये ITCZ क्या होता है, ये खिसक के आ जाता है कहां पर? भारत के इन मैदानी क्षेत्रों। वापस बोलता हूं, नॉर्मली ये अंत विषुवतीय निम्न वायुदाब क्षेत्र जो है, ये ITCZ जो है, ये बनना कहां चाहिए? भूमध्य रेखा के आसपास बनना चाहिए, 0 डिग्री के आसपास बनना चाहिए। परंतु गर्मियों के अंदर, ये मई जून के अंदर, ये कहां खिसक के आ जाता है? ये भारत के मैदानी क्षेत्रों में खिसक के आ जाता है। बात समझ रहे हैं? और यहां पर खिसक के आने के कारण अब भारत का ये मैदानी प्रदेश भयंकर तरीके से तप रहा है। तपने से मेरा मतलब है कि यहां पर तापमान चला गया है 45 से 50 डिग्री सेल्सियस। कितना? 45 से 50 डिग्री सेल्सियस। आप समझ रहे हैं? इस कारण से इस क्षेत्र के अंदर, इन मैदानों के अंदर गर्म पवनें चलती हैं, एकदम गरम गरम। बात समझ रहे हैं? इन गर्म स्थानीय पवनों को, इन गर्म स्थानीय पवनों को अपन स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? लू कहते हैं, लू। ठीक है, तो पहला ध्यान रखने का, गर्मी की ऋतु में इस क्षेत्र में चलने वाली गर्म स्थानीय पवनों को अपन क्या बोलते हैं? लू बोलते हैं। ठीक है, फिर देखो, आप देखिए भारत की ये पश्चिम का जो ये इलाका है, ये मरुस्थल है। ये कौन सा मरुस्थल है? थार का मरुस्थल। ठीक है, देखो, मरुस्थल की भी मिट्टी है बालू मिट्टी। बालू मिट्टी की क्या खासियत है? ये जल्दी ही गर्म होती है
और जल्दी ही ठंडी होती है। बालू मिट्टी जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है, जबकि पानी होता है देर से गर्म होगा, देर से ही ठंडा होगा। तो दिन के समय जब इस थार मरुस्थल का तापमान चला गया है 45 से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच, भारी मात्रा में गर्मी पड़ रही, तो जितना ज्यादा तापमान होगा उतना लो प्रेशर होगा, उतना ही निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनेगा। अब देखो ये थार मरुस्थल से आप देखो तो अरब सागर ज्यादा दूर नहीं है। अब ये अरब सागर जो है ये दिन के समय ठंडा है, किसके मुकाबले? हमारे थार मरुस्थल के मुकाबले। इसलिए इस ठंडे अरब सागर पर कैसा प्रेशर है? हाई प्रेशर। पवनें हमेशा कहां से कहां जाती हैं? पवनें हमेशा हाई से लो प्रेशर की तरफ जाती हैं। तो इस अरब सागर से राजस्थान के इस थार मरुस्थल की तरफ नमी वाली, आर्द्रता वाली हवाएं चलती। अब जैसे मैंने आपको भी पीछे बताया था, हाई प्रेशर की हवाएं जब भी लो प्रेशर के पास जाएंगी तो ये तेजी से घूमना शुरू कर देंगी, जिससे कि चक्रवात उत्पन्न होंगे। अब चक्रवात तो क्या हमेशा पानी में आता, पर इस तरह से जब हवाएं इन मरुस्थलीय क्षेत्रों में तेज तेज घूमना शुरू कर देती है तो इसको बोलते हैं अपन आंधी, स्टॉर्म को क्या बोलते हैं? आंधी। अब ये क्या अपने साथ मिट्टी भी उड़ा लेते हैं, तो मिट्टी उड़ाने के कारण इनको बोलते हैं रेतीली आंधियां या डेजर्ट स्टॉर्म। तो आपको समझ में आया आंधी कैसे आती। अब ये आंधियां जो है राजस्थान को कवर करते हुए पंजाब, हरियाणा और दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक भी पहुंच जाती। तो गर्मी की ऋतु की एक और विशेषता है ये आंधियां। ठीक है, अब देखिए अगर यहां हाई प्रेशर है तो क्या सिर्फ लो प्रेशर भारत के मरुस्थल पे ही मिलता है क्या, और कहीं नहीं मिलता क्या? ऐसा नहीं है। आप अगर भारत के मध्यवर्ती इन क्षेत्रों की बात करें, यहाँ पे दक्कन का पठार है, ये पूरा जो भी भूमि है, यहां पर भी निम्न वायुदाब का क्षेत्र रहता है। तो ये पवनें अरब सागर से भारत के इन प्रदेशों में भी घुसती है, यहां पर भी जाती। अब यहां पर क्या है, बीच में पश्चिमी घाट है, एकदम दीवार की तरह खड़ा है। तो पश्चिमी घाट से टकरा के ये नमी वाली हवाएं क्या करती हैं? ग्रीष्मकालीन वर्षा कर देती हैं। कौन सी वर्षा कर देती है? ग्रीष्मकालीन वर्षा, यानी गर्मियों में यहां पर हल्की बारिश हो जाती है। तो ये इस तट के ऊपर जो बारिश होती है ना, ग्रीष्मकालीन वर्षा, इसे कहते हैं आम्र वर्षा। क्या कहते हैं? आम्र वर्षा। खास करके ये कर्नाटक का, मुंबई का, गोवा का जो तट है, कोंकण और मालाबार तट जो है, यहाँ पे आम की खेती बहुत होती है। तो ये वर्षा क्या करती है? गर्मियों की वर्षा आम को पकाने में सहायता करती है, इसीलिए इस वर्षा का नाम ही क्या रख दिया? आम्र वर्षा नाम रख दिया। यहां पर आपको एक पठार मिलेगा, कर्नाटक का पठार। पठार का नाम क्या है? कर्नाटक का पठार। कर्नाटक का पठार फेमस है कॉफी की खेती के लिए। किसकी खेती के लिए? कॉफी की खेती के लिए। तो यहां पर जब ये वर्षा होती है ग्रीष्म काल में, तो क्या होता है? कॉफी के फूल खिल जाते हैं। इसीलिए कर्नाटक में इस वर्षा को बोला जाता है चेरी ब्लॉसम। क्या बोला जाता है? चेरी ब्लॉसम। बात समझ रहे हैं? ऐसे कैसे क्या होता है? अब यार ये अरब सागर है, यहां से ये नमी वाली हवाएं आ सकती है, तो क्या बंगाल की खाड़ी से नहीं आ सकती? बिल्कुल आ सकती। बंगाल की खाड़ी से भी ये नमी वाली हवाएं जो हैं ये बंगाल के अंदर घुसती है, पश्चिम बंगाल के अंदर, या फिर ये जाती हैं यहाँ आसाम के अंदर। कहाँ जाती हैं? आसाम के अंदर। तो बंगाल के अंदर, खासकर पश्चिम बंगाल में जब ये हवाएं बहुत तेजी से चलती हैं तो फसलों का नुकसान करती हैं। आंधियों की तरह ये हवाएं चलती हैं। तो पश्चिम बंगाल में इन तेज आंधियों को कहा जाता है, पश्चिम बंगाल में इन तेज आंधियों को क्या कहा जाता है? तेज आंधियों को कहा जाता है काल बैशाखी। पश्चिम बंगाल में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली तेज पवनों को क्या कहते हैं अपन? काल बैशाखी। असम के अंदर क्या पहाड़ियां हैं, तो ये नमी वाली हवाएं जब असम राज्य में पहुंचती हैं तो वहां पे बारिश करती, हल्की बारिश करती, उसको अपन क्या बोलते हैं? बारदोली छीड़ा। क्या बोलते हैं? बारदोली छीड़ा। तो ये काल बैशाखी, बारदोली छीड़ा, चेरी ब्लॉसम, आम्र वर्षा, ये सब क्या है? ग्रीष्म ऋतु में हल्की फुल्की जो बारिशें होती हैं उनके नाम है, या जो आंधी आती हैं उनके नाम। ठीक है, तो आप याद रखना इन सब चीजों को। आम्र वर्षा, चेरी ब्लॉसम, ठीक है, बारदोली छीड़ा, आंधियां, ये ITCZ बनने वाला जो लो प्रेशर का जोन है भारत के बिल्कुल बीच में, ITCZ, ये भी आपके काम आएगा।
ओके, तो हमने बात कर ली शीत ऋतु की, हमने बात कर ली ग्रीष्म ऋतु की। आगे हम बात करेंगे जस्ट आगे दक्षिण पश्चिम आगे बढ़ता हुआ मानसून। हम बात करेंगे भारत के अंदर ये मानसून कैसे आता है और मानसून किस प्रकार से भारत में बारिश करता है। प्लीज लाइक,